सैलरी ना लेकर के, तनख्वाह ना लेकर के सिर्फ वो लोन लेते हैं। जैसे कि हम इलोन मस्क का एग्जांपल देखें तो इलोन मस्क ने सैलरी ना लेकर के कंपनी की हिस्सेदारी ली, हिस्सेदारी पर लिया गया लोन इनकम नहीं होता। ये दोनों तीनों कंडीशन में जस्टिफाई है। जैसे कि अगर आप सैलरी ना लेकर के आप सिर्फ इक्विटी पर लोन लेते हैं, जैसे आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, आप उन शेयरों पर अगर लोन लेते हैं तो लोन इज नॉट इक्वल टू इनकम। इनकम वो है जो आपने कमाई है। अगर कंपनी पर 30% टैक्स लगता है तो टैक्स लगने के बाद में ही कंपनी का मालिक उस पैसे को अपने पास रख सकता है या उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो पैसे को इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब वो इनकम टैक्स और देगा उसके ऊपर। तो उस हिसाब से 30% एज ए कॉर्पोरेट टैक्स लगा, उसके बाद में उस पर एज ए इनकम टैक्स भी लगेगा। तो कंपनी का जो भी मालिक है वो कंपनी के शेयरों को एज ए प्लेस कर देता है बैंक के पास और बैंक से ऋण ले लेता है और ऋण को इस्तेमाल कर करके जैसे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उसके लिए गए शेयरों की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। आफ्टर वो जैसे कुछ टाइम के बाद में कंपनी ग्रोथ होती है, इसमें रूल ऑफ 72 काम में आता है जो कि कहता है कि 72 डिवाइड बाई आरओआई। एक साल में अगर आपकी 18% की आरओआई आती है तो मतलब 3.5 साल में आपका पैसा डबल होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 1000 करोड़ का ऋण है कंपनी के शेयर पर, ठीक है, 1000 करोड़ का ऋण है, मेरे पास कंपनी की हिस्सेदारी है 2000 करोड़ की, इट मींस 50% मैंने अपने शेयर को डाइल्यूट कर लिया है। डाइल्यूशन के बाद में 50% 1000 करोड़ अगले से कर दीजिए और अपना लोन क्लोज कर दीजिए। दैट्स सिंपल। ये ऐसे ही होता है कंपनी वैल्यूएशन बढ़ने पे। और इसमें एक रेशियो भी होता है, एक रेशियो चलता है। रेशियो ये डिफाइन करता है कि अगर आपके पास में 100 रुपए के होल्डिंग शेयर है तो आप उस पर 20% से लेकर के 33% तक का ऋण ले लेंगे तो वो एक सुरक्षित ऋण है। अगर कंपनी बैंकरप्ट ना हो तो 20 से 33% आपको चुकाना नहीं पड़ता, वो कंपनी की वैल्यूएशन में बढ़ता है तो अपने आप वो क्लियर हो जाता है। अगर आप उसी ऋण को 33 या 50-60% लेके जाएंगे, कंपनी के शेयर प्राइस अगर आधे भी हो गए तो सबसे पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपके उस शेयर को सेल करेगा। सेल करने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता, इसलिए उससे 20% से लेके 33% तक मैनेज करके चला जाता है। इलोन मस्क के एग्जांपल में 20% शेयर का उसने ऋण लिया था, 20% टेस्ला के शेयर पर ऋण लिया था। अब 20% टेस्ला के शेयर पर ऋण लेने के बाद में जब कंपनी से इलोन मस्क से पूछा गया कि आपने अपने शेयरों पर ऋण क्यों ले रखा है, उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला। आगे आने वाले टाइम में लोन को चुका दिया, सेटल कर लिया जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ी, और उन्होंने कह दिया कि मैंने कोई ऋण नहीं ले रखा। इससे एक तो कंपनी के इन्वेस्टर्स का भरोसा बनता है, दूसरा कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी शेयरों का मालिकाना हक मालिक के पास रहता है। अगर आप देखो इसमें 2 प्रकार, अगर बिजनेस लोन लेते हो तो बिजनेस लोन में जो इंटरेस्ट फैक्टर है, ब्याज का जो हिस्सा है, उस हिस्से के ऊपर वो नेट प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद में बचे हुए कंपनी की इनकम पर टैक्स लगता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपने एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट बनाया है तो उस पर अगर आप घर बनाते हो तो जो होम लोन की इंटरेस्ट है वो माइनस होने के बाद में, HUF की इनकम से होम लोन की इंटरेस्ट माइनस होने के बाद में जो इनकम बचती है उस इनकम पर इंटरेस्ट वो नहीं लगता, टैक्सेशन नहीं लगता। जैसे कि आपका परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हो, एक तो आपका इंडिविजुअल इनकम टैक्स 5 लाख तक सेव होगा, दूसरा आपका वाइफ का इंडिविजुअल टैक्स 5 लाख तक सेव हो सकता है, और तीसरा HUF का टैक्स 5 लाख तक सेव हो सकता है। इसलिए आप 15 लाख तक बिना इंटरेस्ट दिए उस इनकम को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबसे बेहतर चीज है। HUF का मतलब ये हो गया उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, कंपनी के ऊपर जो ऋण लिया है उस पे ब्याज पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप पर्सनली कुछ लेते हो तो उस पे इंटरेस्ट पर भी ऋण लगता है और आपको इनकम टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का यही टॉपिक है, यही वीडियो है। अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप जरूर शेयर करना, कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं। कोशिश यही है कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएं और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।